माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका था हमारा, कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, ओके। प्लास्टिड्स कंप्लीट हो गए थे, राइबोसोम कंप्लीट हो चुके थे, कहाँ हुए थे, अभी करने हैं उसको, नॉर्मल कर दिए थे, नॉर्मल करने में भी, मतलब मैंने इन जनरल बताया था पॉलीराइबोसोम के बारे में। साइटोस्केलेटन अभी करना बाकी है, ठीक है, ये वाले अभी करने हमारे बाकी हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम सेंट्रिकल्स करने बाकी हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, थैंक गॉड। फिर भी इसको एक बार ओवरव्यू हम कर लेंगे और इसी के साथ ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इमीडिएटली इसके साथ हम क्या शुरू कर देंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। समझ में आया? आज सेल साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रोफेज मेटाफेज भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एनाफेज टेलोफेज कंप्लीट हो जाए। साइटोकाइनेसिस हो सकता है कि शायद कंप्लीट ना हो, और कल वाली क्लास में हमारा मियोसिस, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कल के कल हम कोशिश करें कि लिविंग वर्ल्ड को भी रैप अप कर दें। लिविंग वर्ल्ड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 में। पहले फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर जो हैं वो, दूसरे नंबर पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो उसके रूल्स हैं, और तीसरे नंबर पे टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। 15-15 मिनट के टॉपिक है, 45 से 50 मिनट का टॉपिक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन मत लेना उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं, प्लास्टिड के कंप्लीट हो गया, राइबोसोम की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम, राइबोसोम की बात करते हैं। अच्छा, राइबोसोम क्या होते हैं बताइए, सिंपल भाषा में बताइए। प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं, क्या दोनों में मिलती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में? क्या प्रोकैरियोट्स में 80s टाइप के मिलते हैं, 70s टाइप के मिलते हैं? ठीक है, ओके, चलो भाई हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 70s टाइप के राइबोसोम की स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे 80s राइबोसोम की स्ट्रक्चर। 70s जो है उसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, यस और नो? बट क्या वो 2 सब यूनिट्स हमेशा बाइंडेड रहती हैं या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे पास में आती हैं? अदरवाइज क्या रहेंगी, वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी सेल के अंदर। जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जब तक mRNA नहीं बन जाता, तब तक वो पास में नहीं आएंगे। यानी कि 70s अगर ट्रूली देखा जाए, कब बनते हैं 70s, जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली होती है। समझ में आया? अब ये जो पहले वाली है उसको हम कौन सी सब यूनिट बोलते हैं, 50s, और दूसरे वाली कौन सी है, कौन 20s कौन बोला? देखो मेरे कान धोखा नहीं दे सकते, बचपन में मेरे कान में चोट लग गई तो ऑपरेशन हुआ था, उससे सेंसिटिविटी और बढ़ गई है। समस्या ही है, 20s बोला, कौन बोला? 20s नहीं होता, ठीक है, 30s होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। 50+30 क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ 70 ही होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ साइंस, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये प्रोटीन है, प्लस में इसके अंदर RNA है। कौन सा है? राइबोसोमल RNA बोलता हूं उसको मैं। कौन सा RNA बोलता हूं उसको मैं? ठीक है। ये क्या है? ये RNA है। कौन सा RNA है ये? राइबोसोमल RNA, ठीक है। और इसकी भी अपनी एक डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी बोली है उसने कितनी, 23s। यहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लग गए ना आप तो काम खत्म है, पक्का गलत करके आओगे। 23s RNA, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। कमाल है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसमें, RNA में एंजाइम एक्टिविटी। तो क्या इसको मैं राइबोजाइम बोल सकता हूं? यस और नो? ये है राइबोजाइम। यानी कि प्रोटीन कौन बना रहा है? एक RNA बना रहा है। हमारी बॉडी में प्रोटीन कौन बना रहा है? RNA। उस RNA का नाम क्या है? राइबोसोमल RNA। बैक्टीरिया के केस में हमने क्या नाम रख दिया उसका? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये बैक्टीरियल राइबोसोम है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल एज वेल एज प्लास्टिड राइबोसोम है। उसके 2 पार्ट हैं, 50+30। अब ये है, ये वाला कौन सा है बताओ भाई? 5s
rRNA। rRNA का मतलब है राइबोसोम के अंदर पाया जाने वाला आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और ये वाला कौन सा आरएनए है, कुछ तो सुना होगा आपने, 16S। देखा जाए तो 3 टाइप के क्या है इसमें, rRNA। तो बाकी क्या है फिर, बाकी सब चीजें किससे भरी हुई हैं बताओ, प्रोटीन से। किन से भरी होती है, बहुत टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि 23S और ये इससे मिलके क्या बनता है, आप बोलोगे 50S, और इस सबसे इससे क्या मिलके बनता है 30S। मिस्ट्री सॉल्व, मिस्ट्री सॉल्व हो गई। 50 30 ये सब रट्टा मारना काम क्या हो गया, अब खत्म। देख सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर होती है इस राइबोसोम। इसी वजह से राइबोसोम को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसके अंदर आरएनए भी होता है और जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपने सुना होगा कि राइबोसोम आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। सही स्टेटमेंट है, प्रोटीन्स भी है और आरएनए भी है, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का एक मिक्सचर है। कहाँ बनता है ये, राइबोसोमल फैक्ट्री कहाँ बनती है। अच्छा, राइबोसोम का आरएनए कहाँ बनता है, स्पेसिफाई करें। न्यूक्लियोलस में। बट क्या 70S वाले का बनेगा, नहीं, क्योंकि 70S किसके अंदर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर बनता है, उसके नहीं बनते। ये बैक्टीरियल है। अब बात कर लेते हैं हम यूकैरियोट्स वाले की। यूकैरियोट्स की बात करें, ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया आपने, कितना हो गया, अब कितना एक्यूरेट बोलो, 30 सेकंड बोल दो, 1 मिनट बोल दो, कोई बात, 1 मिनट लिख लो, कोई बात, आराम से। यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोलनी है, क्लियर बोलनी है, आदत में आ जानी चाहिए अब तक तो, है ना। एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, स्टेटमेंट सही है या गलत है, जब ये क्वेश्चन है पूछा जाता है तो आप जो बोलते हो वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। बस अभी आया 1 सेकंड में, ये एटीट्यूड में नहीं होना चाहिए, खास करके अगर आप फ्यूचर डॉक्टर हो और पेशेंट को बोल रहे हो बस अभी आया 1 सेकंड, पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ और 15-20 मिनट बाद आप पहुंच रहे हो, आपका 1 मिनट इज इक्वल टू 15-20 मिनट। ये ब्लैक होल थ्योरी थोड़ी है कोई, यहाँ पे टाइम डायलेशन चल रहा है। यस और नो, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, उसमें ATS बनते हैं, न्यूक्लियोलस में ATS बनते हैं, क्योंकि 70S माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है और प्लास्टिड खुद बना लेता है। रीजन क्या है, तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाती बात कौन से, ATS राइबोसोम की। ATS की डेंसिटी थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये वाला कौन सा है 60S और ये वाला कौन सा आ जाएगा 40S। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर पाए जाने वाले rRNA कौन से हैं, तो इसमें 23 नहीं मिलता, 23 से मिलता जुलता क्या है, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि 5S तो दोनों में कॉमन है, थैंक गॉड। एक चीज तो याद करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी। फिर एक और आ जाता है 5.8S rRNA, याद आया कुछ, इसको कोई और अलग टाइप का RNA पॉलीमरेज अभी पढ़ के आए हो बस 12th में, आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है 16S से थोड़ा सा बढ़ के कौन सा आ जाएगा, तो क्या इसके अंदर बाकी प्रोटीन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यस और नो। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बट इसके नंबर जो है रटिफिकेशन आपको करने की जरूरत आपको नहीं। अब बोलोगे सर सिलेबस में तो है ही नहीं, नहीं सिलेबस में तो है ना, हम पढ़ तो रहे थे 12th में, tRNA, mRNA, rRNA, RNA में 5.8S, ठीक है 5S, यस और नो, तो है सिलेबस में, ऐसा तो है नहीं सिलेबस में नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, तो इनसे मिलके क्या बना 40S सब यूनिट्स, और इससे मिलके क्या बने
हो गया सॉल्व, मिस्ट्री सॉल्व, इजी। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा होगा, उधर पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना रहा था, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उधर बना रहा था कौन 23S, यहाँ पे कौन बनाएगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसके पास होगी, इसके पास होगी, इसके पास होगी, इसके पास होगी, इसके पास। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अब लोग सर सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड सिलेबस है, गलत बता रहे हो, चीटिंग है ये, कहाँ है चीटिंग, नहीं है चीटिंग, सॉल्व कर लिया, आगे बढ़े। तो ये किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक, कौन सा, साइटोप्लाज्मिक या कोई और, साइटोप्लाज्मिक, और वही साइटोप्लाज्म वाले जो राइबोसोम हैं वो कहाँ हो जाते हैं, RER के ऊपर लग जाते हैं, यही बात है ना, लो भाई हो गया, और भी मिस्ट्री सॉल्व होगी, टेंशन ही खत्म। बढ़े आगे, किसी को डाउट है कोई, राइबोसोम समस्या ये है कि आपके क्या बोलते हैं, इसमें से 4 मार्क्स तो पक्के हैं, इधर में राइबोसोम से क्वेश्चन पूछ लिया तब पक्का है, 12th वाले सिलेबस से पूछ लिया तब पक्का है, 4 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। आगे बढ़े, साइटोस्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है वैसे किसके अंदर स्केलेटन होता है, सेल के अंदर स्केलेटन होता है। हर एक सेल की शेप डिफरेंट होती है, किसकी वजह से होती है, उसके स्केलेटन की वजह से होती है, ठीक है। पर इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं आपको साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइटोस्केलेटन से जानने से पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। प्रोकैरियोट्स, उनके पास होते हैं इज इट क्लियर, प्रोकैरियोट्स में कौन से आ जाते हैं, कौन से आ जाते हैं, अमीबा है ना, आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, कीमोसिंथेटिस, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। क्या इनके अंदर साइटोस्केलेटन होगा, क्या फिर इनके अंदर सेंट्रियोल्स होगा, क्या इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, क्या इनके अंदर एक्टिन फिलामेंट होंगे, एफ एक्टिन जी एक्टिन होगा इसके अंदर, क्या इसके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे, नहीं होंगे। साइटोस्केलेटन क्या बोलते हैं, 3 टाइप से बनता है, एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर। सबसे पहले साइटो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली इन यूकैरियोट सेल, चाहे वो अमीबा भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी आपको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर। और साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ओनली इन यूकैरियोट्स, ऊपर मैंने लिख दिया है, फिर से यहां पे लिख देता हूं, ओनली इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड करता है, शेप एंड मोटिलिटी, यानी कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल की शेप में हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं कि जो आरबीसी की बाइकनकेव शेप है वो किसकी वजह से होगी, साइटोस्केलेटन की वजह से होगी। अगर जो मैक्रोफेज क्रॉल करती है वो मूवमेंट भी किसकी वजह से होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें हम 2 फाइबर का नाम ले रहे होते हैं, कुछ 2 फाइबर नहीं, एक्चुअली 2 प्रोटीन्स का नाम ले रहे होते हैं। मायोसिन तो एक एटीपेज है, इसमें से साइटोस्केलेटन कौन है, एक्टिन, एक टाइप का माइक्रोफिलामेंट है। क्या एक टाइप का, यानी कि आपकी मूवमेंट भी एट द एंड मेरी मूवमेंट भी उसके अंदर भी क्या हो रहा है, काइंड ऑफ साइटोस्केलेटन मूव कर रहा है, तब मैं मूव कर पा रहा हूँ। समझ में आया, ये याद रखना। चलो हम पढ़ने लग जाते हैं मसल के बारे में, सब कुछ ही है, सब कुछ ही, हम बिल्कुल बेसिक सेल के बारे में जानना भूल जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम क्या आ जाए, हमें क्या आ जाए, लाइफ साइकिल आ जाए, लाइफ साइंस आ जाए। क्या बात करते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट, माइक्रो ट्यूब्यूल्स की। माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इनकी बात कर रहे हैं। हाँ अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स,
ठीक है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इनका नंबर भी फिक्स होता है एक्चुअली, पता है आपको? 13, बिल्कुल। 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ऐसे करके खुद क्या होते हैं, ये ऐसे करके होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये छोटे छोटे जो होते हैं ये क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन, और कौन से हैं, बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा, ठीक है, बीटा, अल्फा बीटा, ऐसे चलते रहेंगे। अल्फा ट्यूबुलिन ऐसे करके क्या बोलते हैं, एक फिलामेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक फिलामेंट। इस एक फिलामेंट को क्या बोलता हूं, प्रोटोफिलामेंट बोलता हूं। ऐसे करके कंप्लीट 13 होते हैं, और ये होलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, होलो। होलो है या फील्ड है कंप्लीटली, है कैविटी के बीच में, क्या बोलते हैं हम, होलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी वजह से इसको ट्यूब बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसकी वजह से हम, ट्यूब, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, अब बात आ जाती है। एक चीज तो क्लियर है, कंपोज्ड ऑफ, आप ही बताओगे, आंसर करोगे, किसका है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। तो बेसिक यूनिट क्या है इसकी, ट्यूबुलिन। बेसिक क्या है, ट्यूबुलिन, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये होलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होते हैं, होलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस और नो, रेलवे की पटरी देखिए, रेलवे की पटरी के ऊपर कौन चलता है, ट्रेन चलती है, कई बार बंदे भी चल देते हैं। फिर आपको बताइए क्या होता है, फिर उनके ऊपर ट्रेन चल देती है, यही होता ना। सेल के अंदर कोई भी चीज को, वेसिकल्स को यहां से वहां तक पहुंचाना है, तो ऐसे थोड़ी ना है। सेल के पास क्या बोलते हैं, 1 2 3, ये लो। उधर माइटोकॉन्ड्रिया के पास वेसिकल पहुंचानी है, या क्या बोलते हैं उधर गोल्जी बॉडी के पास वेसिकल पहुंचानी है, तो ER ऐसे कर रही होती है। एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ बिल्कुल निशान सामने आने दो, सामने आने, ये पॉसिबल है ऐसा, सेल है वो, थोड़ी सी इधर हुई ना, हमारी आत्मा निकल जाएगी। समझ में आया, पटरियां बनी होती हैं, रेलवे की पटरियां बनी होती हैं, इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं। रेलवे पटरियां किससे बनी होती हैं, कितनी बढ़िया बात है वैसे ना। मतलब सेल को एक वेसिकल पहुंचानी है, एक वैक्यूल पहुंचाना है, एक ऑर्गेनेलिज को वहां से वहां तक मूव करना है, तो उस ऑर्गेनेलिज को किस पे चलना पड़ेगा, पहले माइक्रो ट्यूब्यूल के ऊपर। इसी वजह से बहुत सारे नोट्स और बुक्स में देखा होगा, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लिखता है कि नहीं लिखता वो, सिंपल, फंडा ही क्लियर है भाई, टफ है ही नहीं। तो क्या है, किस में हेल्प करेगा, वेसिकुलर एंड ऑर्गेनेलिज ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनेलिज को भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो ना, तो उसमें भी कौन हेल्प करेगा, फ्लैजिला सुना होगा, सिलिया और फ्लैजिला, है ना। अगर आप सिलिया और फ्लैजिला का अगर आप TS देखते हैं, तो उसमें 9+2 लिखा होता है ऐसे करके, है ना, 9+2। वो 9+2 क्या होते हैं, ये 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। ऐसे सिलिया की होती हैं और ऐसे किसकी होती हैं, फ्लैजिला की होती हैं। तो फॉर्म द सिलिया एंड फ्लैजिला। इसी वजह से सिलिया और फ्लैजिला की बेसिक यूनिट क्या है, ट्यूबुलिन या फ्लैजिलिन, ट्यूबुलिन। रट्टा खत्म या अभी भी रट्टा बचा है, अभी भी रट्टा बचा है क्या, बताओ भाई, रटाफिकेशन करोगे, बोलो, हम प्राउड से रटाफिकेशन करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, रटा करके ही छोड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट, अरे क्या बात करते हो, उसको उधर गड्ढे में रखो, बेसिक कंसेप्ट को हम मारना है रटाफिकेशन। अच्छी बात है ना, रटाफिकेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, रटाफिकेशन से 10 नहीं होते। और फंक्शन क्या है, क्या लगता है आपको, अगर एक
ऐसे ही बेचारा क्रोमोसोम है और उसके ऊपर हमने काइनेटोकोर लगाया था और उस काइनेटोकोर के ऊपर फिर से क्या लगी थी ऐसे करके स्पिंडल फाइबर लगे थे और हमने ये भी पता होगा ऐसे करके जो स्पिंडल फाइबर हैं ऐसे होते हैं, यस और नो? ये क्या होती है ऐसे करके बेसल बॉडी या सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल बोलना बेटर है ना? और ऐसे करके क्या लगे होते हैं क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिड, उनको तोड़ने में हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है उनको तोड़ने में? उनकी मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ किससे? कुछ भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। एनसीईआरटी, शायद नई एनसीईआरटी ने, पता नहीं, पिछले साल तो एनसीईआरटी ने लिखा था स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स, कुछ ऐसा करके लिखा होगा उसने, जबकि एक्चुअली क्या होना चाहिए स्पिंडल फाइबर इज कंपोज फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे लिखना चाहिए था। हो गया क्लियर? चलो लिख लो, नोट डाउन कर लो, माइक्रोट्यूब्यूल खत्म। अगर मैं बोलूं कि वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, यस। स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, यस। क्रोमोसोम मूवमेंट करवाते हैं, यस। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, सिलिया और फ्लैजिला फॉर्मेशन करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा भाई? जिंदगी सॉल्व, आगे बढ़ो। अब दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? माइक्रोफिलामेंट। पहले ये कर लेते हैं फिर उसके बाद दूसरा कर लेंगे। माइक्रोफिलामेंट सुना है आपने? क्या है माइक्रोफिलामेंट? कुछ याद आया? अरे कुछ तो याद आया होगा। क्या याद आया? जी एक्टिन, एफ एक्टिन, याद आया कि नहीं आया? ये क्या है? जी एक्टिन, एफ एक्टिन, समझ में आया? किस में हेल्प करता है? आप खुद ही बताओ। ये माइक्रोफिलामेंट होते हैं। क्यों माइक्रोफिलामेंट होते हैं? इसका डायमीटर बहुत कम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से भी कम होता है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, अरे जी एक्टिन, एफ एक्टिन, जिसके ऊपर मायोसिन ऐसे कर रहा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। किस में हेल्प करते हैं? तो फंक्शन क्लियर करते जाएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, साइटोकाइनेसिस सुनिए आपने? साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, उसमें हेल्प करते हैं ये, प्लांट में नहीं। किस में हेल्प करते हैं? है ना? कैसे? ऐसे करके। एक्टिन क्या करेंगे? ऐसे करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जोड़ देंगे उसको, दो सेल मेम्ब्रेन को, तो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसका एक तीसरा फंक्शन, अगर मैं बात करता हूं एक सेल बेचारी ऐसे है और वो क्रॉल करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने में कौन हेल्प करेगा? पुश कौन कर रहा है सेल को आगे की तरफ? स्यूडोपोडिया। बट स्यूडोपोडिया तो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऐसी बनी क्यों? तो सेल मेम्ब्रेन को किसी ने पुश किया है। सेल मेम्ब्रेन को किसने पुश किया है? माइक्रोफिलामेंट ने किया है। किसने किया है? ये माइक्रोफिलामेंट है, ये जो है ना छोटे छोटे, ये क्या है? तो अगर मैं बोलूं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, या फिर स्यूडोपोडिया किसके अंदर बनते हैं? मैक्रोफेज के अंदर बनते हैं, यस बनते हैं। अमीबा के अंदर बनते हैं, यस बनते हैं। क्या इसकी वजह सेल क्रॉल कर सकती है, मूव कर सकती है? यस। तो अगर मैं ये बोलूं सेल क्रॉलिंग एंड स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, तो वो किसमें होती है? बताओ किसकी वजह से होती है? खत्म, आगे बढ़े। इंटरमीडिएट फिलामेंट सुने? सुने? इंटरमीडिएट फिलामेंट सुने? लिख लिया क्या?
इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? अच्छा, उसको इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं उनको? सबसे ज्यादा जो डायमीटर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल का, सबसे कम किसका होता है? माइक्रोफिलामेंट का। उन दोनों के बीच का क्या बोलते हैं? जो वो हो गए इंटरमीडिएट। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका क्या है? डायमीटर है। तो डायमीटर के बेस पे इसको क्या बोल दिया हमने? इंटरमीडिएट फिलामेंट बोल दिया। क्या बोल दिया इसको हमने? इंटरमीडिएट फिलामेंट बोल दिया। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहीं देखे हैं आपने? नहीं देखे? देखे तो हैं, देखे होंगे। आप ऐसे करो थोड़ा सा, ये देखो टच कर लिया आपने इंटरमीडिएट फिलामेंट को। इसको ऐसे करो अपने को, इंटरमीडिएट फिलामेंट को टच हो गया। बालों के अंदर जो केराटिन फाइबर्स हैं वो क्या है? एग्जाम्पल केराटिन फाइबर्स। अच्छा, कोलेजन फाइबर सुने हैं? जो एक्टिन थे वो माइक्रोफिलामेंट थे। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या लगता है आप किस में हेल्प करते हैं? अच्छा, केराटिनोसाइट सुनिए, केराटिनोसाइट सुनिए। स्किन सेल जिसके ऊपर केराटिन जम जाता है, आउटर मोस्ट सेल्स, उसका लेयर का नाम क्या होता है? केराटिनाइज सेल्स या केराटिनोसाइट्स। अगर मैंने ऐसा टच कर लिया तो मैंने किस फाइबर को टच कर लिया? मैंने, कमाल है, कभी सोचा ही नहीं था, कभी किया ही नहीं था। स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? एक्सटर्नल, खास करके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आउटर डर्मिस का जो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हो गया, ये हो गया। और एनिमल्स के अंदर हूव्स, हॉर्न, है ना? ये कौन बनाता है? नहीं, केराटिन होता है इसमें। नेल में भी तो होता है केराटिन, क्यों नहीं होता? नाखून में भी होता है, क्यों नहीं होता? ठीक है, साइटोस्केलेटन खत्म। ये क्या है? सिलिया से होता है? कैसे होता है सिलिया? ये सेल है, इस सेल के अंदर एक छोटी सी बेसल बॉडी है। इस बेसल बॉडी से क्या निकल रहा होता है? ऐसे करके फ्लैजिना निकल रहा होता है। क्या ये मेम्ब्रेन को पुश कर रहा है? क्या ये मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है? यस और नो? क्या अगर इसका मैं टीएस करता हूं तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा? क्या ये आउटर मोस्ट वाली कौन सी है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या इसके अंदर की तरफ छोटे छोटे वन ऐसे करके डबलेट मिलते हैं अपने को? कितने मिलते हैं? 9 डबलेट है या 9 ट्रिपलेट है? अब मैं नंबर यहाँ पे पूरे नहीं बना रहा हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 9 डबलेट है। क्या इसके सेंटर में अपने को 2 डबलेट देखने को मिल जाते हैं? गलत, डबलेट एक ही है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 डबलेट है। एक छोटी सी गलती, 4 नंबर। 4 नंबर नहीं, करके भी आएंगे हम, कॉन्फिडेंस में करके भी आएंगे, ये तो मेरे को आता है। 5 नंबर जाएंगे। ठीक है, ये है एक्चुअली क्या होता है। ये एनसीईआरटी को ना अजीब तरीके से बताती है। होते ये ट्यूब्यूल्स ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके होते हैं, है ना? एक को बोला जाता है ए, दूसरे को बोला जाता है बी। ए बी ए बी ए बी, और सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं, है ना? आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अंदर वाला भी आपस में क्या होता है? जुड़ा होता है। अच्छा, बाहर वाला जो है अंदर वाले से क्या बोलते हैं? ऐसे करके स्पोक से जुड़ा रहेगा, रेडियल स्पोक। अच्छा, आपने वो सुने होंगे
दो टाइप के टायर आते हैं, एक तो एलॉय व्हील आते हैं और एक नॉर्मल व्हील आते हैं। ओ जी मेरी बोल्ट में तो एलॉय व्हील है ना, इसको हम स्पोक बोलते हैं। अच्छा नॉर्मल जो क्या बोलते हैं आपने देखा होगा, स्पोक व्हील्स होते हैं नॉर्मल, साइकिल वाले जो होते हैं तो वो स्पोक होते हैं। स्पोक वो होते हैं जो सेंटर वाली हब से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? हब से। तो ये सेंटर की हब में, जिसमें दो क्या है एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और आउटर में क्या बोलते हैं उसके एक कवरिंग है। उस कवरिंग के साथ कौन जुड़े रहते हैं आप देख सकते हो, रेडियल स्पोक जुड़े रहते हैं। सारी की सारी जो डबलेट है 9 डबलेट वो भी आपस में जुड़ी रहती हैं, और सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, बाहर की तरफ भी 2 होती हैं। तो कितनी होगी 9, कितनी होगी 18, और प्लस में क्या बोलते हैं 2। ठीक है, तो कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी किसके अंदर, सिलिया या फ्लैजिला? अच्छा चाहे वो सिलिया देख लो चाहे वो फ्लैजिला देख लो, एक ही बात है। सिलिया या फ्लैजिला का सिर्फ क्या फर्क आ जाता है, फर्क क्या आता है बताओ? सिर्फ लेंथ की बात आ जाती है। फ्लैजिला क्या बोलते हैं, लेंथ बड़ी होती है उसकी, ठीक है, जबकि सिलिया की छोटी होती है। स्ट्रक्चर बेसिक क्या है, सेम, एग्जैक्टली सेम। दोनों के जस्ट बेस में क्या होती है, बेसल बॉडी। अच्छा अगर बेसल बॉडी का अगर आप वो देखें, बेसल बॉडी का अगर हम टीएस देखें तो क्या देखने को मिल जाएगा आपको, यहां पे ट्रिपलेट आ जाते हैं 9, क्या आ जाते हैं, और सेंटर में कुछ होता ही नहीं है, सेंटर में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो 9 ट्रिपलेट्स, नो सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं, 9 प्लस ओ यानी 9+0, और ये वाली क्या है 9+2। तो 9 यहां पे क्या है, डबलेट या माइक्रोट्यूब्यूल्स? 9 डबलेट है, 18 माइक्रोट्यूब्यूल है। इस वाले में 9 ट्रिपलेट है, 27 माइक्रोट्यूब्यूल है। कितनी है, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? एक आग का दरिया है और डूब के नहीं जाना, तैर के जाना है अपने, डूब गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। समझ में? कर लोगे क्वेश्चन इसके ऊपर अब, या अब भी नहीं करोगे? एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सीलिया पढ़ लिया तो समझ लो फ्लैजिला पढ़ लिया, बेसल बॉडी पढ़ ली समझ लो सेंट्रियोल पढ़ ली। सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी बनती है, बेसल बॉडी से सेंट्रियोल बन सकता है। समझ में आया? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, विच सेल प्रोवाइड द बेसल बॉडी और सेंट्रियोल? स्पर्म और ओवम। याद आया कुछ याद आ गया? न्यूक्लियस और सिर्फ सेंट्रियोल ही जाता है, सो कॉल्ड बेसल बॉडी। सेंट्रियोल कोई बेसल बॉडी में बोल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। जब सेंट्रियोल सिलिया या फ्लैजिला बनाने लग जाए तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, बेसल बॉडी। और जब बेसल बॉडी सेंट्रोसोम बना के सेल डिवीजन करने में हेल्प करने लग जाए तो मैं क्या बोलूंगा उसको, सेंट्रियोल। क्या सेंट्रियोल लोअर प्लांट्स में मिलती है? कुछ उल्टा नहीं बोले? हायर में नहीं मिलती, लोअर्स में, लोअर प्लांट में मिलती है। और इन जनरल सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो गया? इतना इजी था, बताओ। ये ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, पेरिफेरल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्या लिखा है उसने, डबलेट। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड ब्रिज, सारी जुड़ी रहती हैं। ये इसने स्पोक भी बोली हुई है, सेंट्रल शीथ बोली हुई है जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल क्या करती है, अंदर वाले को कवर करती है। और ये छोटे छोटे ये जो व्हाइट से दिए हुए ये क्या है, ये डाइनिन आर्म्स हैं। ये क्या है, ये डाइनिन आर्म्स। डाइनिन आर्म क्या करता है, वो एक टाइप का मोटर प्रोटीन है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। वो डाइनिन किसको हेल्प करता है, मूवमेंट करवाने में। ठीक है, सिलिया को इधर करना, ऐसे फ्लैजिला से करना। तो ऐसे मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करेगा,
डाइनिन हेल्प करेगा। मोटर प्रोटीन है, हमारी मसल का मोटर प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन। कौन सा है? मायोसिन। सीलिया का फ्लैजिला का क्या है? डाइनिन। बस क्या बोल रहा है? बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other in which each has an organization like cartwheel. बढ़िया नहीं बना, मजा नहीं आया अपना। perpendicular का मतलब क्या है? 90 डिग्री। इससे ऐसे करके क्या निकल रही होती हैं? माइक्रोट्यूबुल्स निकल रही होती हैं। क्या निकल रही होती हैं? माइक्रोट्यूबुल्स निकल रही होती हैं। और पास में कुछ इलेक्ट्रॉन डेंस क्या होता है? मटेरियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। अगर मैं बात करूं कि माइक्रोट्यूबुल्स या स्पिंडल फाइबर इससे निकल रहे होते हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं, क्या ये गलत है या सच है? सही है। तो ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसको? मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये भी सेंट्रियोल है और ये भी क्या है? सेंट्रियोल। कितनी सेंट्रियोल है यहां पे? 2 सेंट्रियोल से मिलके क्या बनता है? 1 सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल एक ही बात है। 2 सेंट्रियोल से मिलके क्या बनते हैं? एक सेंट्रोसोम बनता है। बस। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रल इज ए ट्रिपलेट। किसमें? सेंट्रियोल में। जो पेरिफेरल में ट्रिपलेट होते हैं ना, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। जो सारे 9 ट्रिपलेट होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये जो स्पिंडल फाइबर जो बन रहे हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, वो भी कहाँ से बन रहे हैं? सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल से बन रहे हैं। कितने कम शब्दों में एनसीईआरटी ने इतनी भयंकर लाइनें बोली हैं और हम उसको समझ नहीं पाए। यस और नो? क्यों? कौन कौन समझ नहीं पाया था पहले? ये क्या चल रहा है? ट्रिपलेट, बेसल बॉडी, सिलिया, बेसल बॉडी, फिर सेंट्रोसोम, फिर सेंट्रोमियर, फिर टीलोमियर, फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, फिर काइनेटोकोर, फिर ये वो माइक्रोफिलामेंट। ज़्यादा हो गया ना? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अगर हम बात करते हैं, ये इधर की साइड जो कंप्लीट निकल रही होती है उसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। जो पोलर की तरफ निकलती हैं और इनकम्प्लीट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज बोलते हैं। बस इतना फर्क है। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर। और ये क्या है? एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल क्या होता है? स्टार लाइक। देखो स्टार लाइक तो है, ऐसे निकल रही होती है ना? आगे बढ़े। ये तो हम कर ही चुके हैं। वाह, चैप्टर खत्म। कर तो लिया था कल, क्या रह गया? शुरू किया जाए, एक चैप्टर नया शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलो 2 डेटा पूछता हूं आपसे फटाफट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो कितने टाइम में डिवाइड करती है? 90 मिनट्स में? अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ये सेल 90 मिनट्स में करती है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तीसरे नंबर पे टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल या फिर ह्यूमन सेल, 24 आवर्स। यस और नो? अच्छा मेरे को ये बताओ कि सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं? 2। कौन कौन से? बिल्कुल ठीक है, 2 कौन कौन से? इंटरफेज एंड एम फेज। चलो सेल साइकिल के, हाँ बिल्कुल आगे आएगा, क्यों नहीं आएगा? टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी। हाँ यही है।
ये पहले वाला कौन सा है? किसका जीवन? सेल का जीवन। और ये वाला क्या है? एम्फेज मियोसिस और माइटोसिस दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर मियोसिस होना है तब भी जीवन G2 से होकर उसको गुजरना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं एम्फेज की तरफ नहीं जा सकती, ना वो माइटोसिस की तरफ जा सकती है ना वो मियोसिस की तरफ जा सकती है। तो ये वाली जो पहली है ये क्या है? G1, ये क्या है? S, ये क्या है? G2। तो ये जो इंटरफेज है यहाँ तक है, ठीक है, और ये एम फेज है। एम फेज की दो स्टेज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? और साइटोकाइनेसिस। अगर हम नॉर्मल माइटोसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर कितनी फेज होती हैं? कौन सी होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और ये क्या आ जाएगा? यही है। अगर जीवन की बात करता हूं मैं तो क्या इसके अंदर जो एक छोटी सी सेल होती है, अच्छा इससे पहले कौन सी सेल आती है? इससे पहले कौन सा आता है? इससे पहले यूजुअली एम फेज आती है। एम फेज के बाद सेल दोबारा किस में एंटर करती है? यानी कि इसके बाद दोबारा सेल किस में एंटर कर जाएगी? जीवन में एंटर कर जाएगी। क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। एम फेज के बाद कौन सी स्टेज आती है? आते हैं कि नहीं क्वेश्चन? जीवन के बाद कौन सी आ जाएगी? हमें तो ये इतना पता होता है, जीवन G2M। अरे दोबारा किससे स्टार्ट होगा? एम फेज के बाद जीवन से स्टार्ट होगा, तो एम के बाद कौन सी आ जाएगी? अच्छा एम की लास्ट कौन सी है? साइटोकाइनेसिस के बाद कौन सी आ जाएगी? अच्छा साइटोकाइनेसिस से पहले कौन सी आएगी? टीलोफेज, ठीक है। G2 के बाद कौन सी आएगी? ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? मिस्टर सॉल्व, बस इतनी बात थी। अच्छा जीवन के फीचर क्या हैं? एक छोटी सी सेल होती है जो बाद में जाके क्या बोलते हैं एक प्रॉपर साइज ले लेती है। यस और नो? तो आप बताओ ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? कौन सी ग्रोथ हुई? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल ठीक है। साइटोप्लाज्म क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि क्या होना चाहिए? आरएनए बढ़ा है, क्योंकि डीएनए नहीं बढ़ा एक्चुअली, यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हुआ है। प्रोटीन बना है, साइटोप्लाज्म बना है, प्रोटोप्लाज्म बना है, प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली चल रहा है। इसकी वजह से सेल का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा हो जाता है, बट न्यूक्लियोप्लाज्म मोर और लेस क्या रहता है? सेम। वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। करते 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 सेल इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी सेल बड़ी हो जाती है कि जेनेटिक मटेरियल बोलता है कि भाई इतनी बड़ी सेल को मैं अब संभाल नहीं सकता, एक काम करो डीएनए डबल करो और सेल की तैयारी करते हैं डिवाइड करने की। तो एक फिक्स वैल्यू तक ही एक सेल बढ़ सकती है, उसके बाद उसको डिवाइड होना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस के हाथ में इसके बाद कुछ नहीं रहता। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस कि जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें तो एक सिग्नल भेजता है कि सेल को डिवाइड कर लेते हैं, इट्स नॉट गुड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर छोटा है तो उसकी मेंटेनेंस क्या होती है? इजी होती है। अब मैं यहाँ से लेके क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के मेट्रो स्टेशन तक पूरा बड़ा घर बना दूँ, ठीक है, और इधर अपना रहने के लिए दो कोने क्या बोलते हैं क्या बना दूँ, अपने रूम बना दूँ, तो सबसे पहले तो रात को डर लगता रहेगा। इतने बड़े घर में कोई अगर कोई चीज़ गिर गई हम क्या करेंगे? कंबल उठाएंगे नीचे, हम नहीं देखने जाएंगे। वो मूवीज में ही होता है, हेलो कौन? हमसे होता है? पागल है क्या? होता रहे जो होना है, हमें कोई मतलब नहीं है। बाहर से आ जाइए, हेलो कौन? हमें तो पहले पता है कौन है, सो जाओ, बात ही खत्म। कोई और देखे ठीक है। हमें तो ये तब दिक्कत होती है फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्या बोलते हैं बेडरूम यहाँ है और इधर क्या बोलते हैं स्विच ऑफ करना है, और स्विच ऑफ करके स्पीड लाइट की स्पीड होती है वहां तक जाने की, पक्का लगता है कोई ना कोई पीछा ही कर रहा है, और बेड के अंदर तो पक्का नीचे कोई ना कोई होता ही है।
ऐसे करके क्या बोलते हैं, हाथ निकलता है, नहीं ठीक है सो जाओ, हमें देखना ही है नीचे। इतनी प्यारी प्यारी मूवी देखते हैं हम, डर तो बैठना ही है, कॉन्जरिंग, एनाबेल, है ना, इतनी प्यारी प्यारी मूवी देखते हैं। कल मैं मूवी बैठ के देख रहा था, कौन सी मूवी का नाम क्या था, तुम लोग मत देखना, मैं तो वेला हूँ, मैं तो देख लेता हूँ, कौन सी थी, द बॉय, हाँ, थोड़ी सी खौफनाक सी मूवी है, साइको थ्रिलर मूवी है। अच्छा ये सब कुछ पता है, यही बोलूं क्या बोलते हो, बायोडाइवर्सिटी में इंडिया में वो हॉटस्पॉट कितने हैं, पागल है क्या। वही एंड गेम में क्या बोलते हैं, क्या क्या हुआ था एवेंजर में, अरे ये हुआ था, जस्टिस लीग में क्या क्या हुआ था, हाँ जी ये हुआ था। अगर पूछे वो जो अपने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने होने चाहिए, आधी बॉडी क्या बोलते हैं जान दे देती है वहीं बैठी बैठी। G1S G2M, ये पहले पिक्चर क्लियर हुई, G1 के मैंने फीचर बता दिए। इसके बाद S में बताओ क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए सिंथेसिस। अगर मैं ये कहूं जीनोम डुप्लीकेशन सही है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन सही है, प्लस में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन सही है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन प्लांट सेल सही है, प्लांट सेल में होती नहीं है सेंट्रियोल डुप्लीकेट काहे की होगी, और वो स्टेटमेंट आप गलत करके आते हो प्राउड से, ये भी याद करो आप, सर गलत हो जाता है हर बार। G2 में क्या होता है, तैयारी जीत की, किसकी तैयारी, जीत की तैयारी, कौन सी जीत की तैयारी यहाँ पे, सेल डिवीजन की तैयारी। अच्छा घर पे कोई मेहमान आने वाले होते हैं, मम्मी आपको क्या बोलती है, रूम ठीक करो, ठीक है पहले खुद को ठीक करो, समोसे ले आओ, ये कोल्ड ड्रिंक ले आना 80 रुपये वाली, ठीक है, और ये वाले क्या बोलते हैं ब्रेड पकौड़े ले आना, चटनी हरी लाल दोनों लेके आनी है, ठीक है, ये सब कुछ करके आना है, ये क्या बोलते हैं चुपचाप से। कई बार सारा कुछ तैयारी हो जाती है, मेहमान आ जाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, मम्मी आपको 100 रुपये देती है, भाग के ले गया। थैंक गॉड आजकल कौन आ गया है, ब्लिंकिट आ गया है, नहीं तो आप पूरे प्राउड से जा रहे होते थे 100 रुपये। आज मैं कोकोनट बिस्किट लेके आ रहा हूँ मेहमान के लिए, है ना। तैयारी करते हो कि नहीं करते हो, या सीधे मेहमान आ जाते हैं और आप बैठ जाते हो जाके, हाँ ठीक है भाई हमें भी ला दो मम्मी मेरे लिए भी ले आना, यहीं बैठा हूँ मैं। होता है कभी, बाद में मार पड़ते, बात अलग है। अदरवाइज तैयारी तो करते हो ना, कोई भी इवेंट इतना बड़ा होने वाला है उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। अच्छा मेरे को ये बताओ, सेल डिवीजन होने वाला है, इतना लाइफ का सवाल है एक सेल की, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी करनी, तो वो कहाँ पे होती है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। एक और खासियत होती है इसमें, एक और खासियत होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है वो डुप्लीकेट कहां पे होते हैं, किसमें होते हैं, G2 फेज। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड डुप्लीकेट कहां पे होंगे, G2 में होंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहां पे होगी, अच्छा मेरे को ये बताओ, जो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसमें होंगी, G1 में। क्यों, प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट कहां पे है, G1 में। प्रोटीन सिंथेसिस कौन बनाता है, ER, तो उसमें भी अपना क्या बोलते हैं नंबर कौन बढ़ाएगा, G1 में कौन बढ़ाएगा, ER और गोल्जी बॉडी बढ़ाते हैं। तो ER गोल्जी बॉडी यहाँ पे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट यहाँ पे, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डुप्लीकेशन यहाँ पे होता है। समझ में आया कि नहीं है, ये फीचर्स पता होने चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे होते हैं, बताओ। अच्छा हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, किसमें, अच्छा एस फेज में क्या नया डीएनए बना है, क्या वो जो नया डीएनए बना है उसकी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या एस फेज में है। तो एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और उसी टाइम बन भी रहे होते हैं। अगर मैं देखूं वैसे तो G1S G2M और किसी में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, बट G1 के एंड में हिस्टोन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इन जनरल एस फेज में हिस्टोन बनते हैं। एस फेज में क्या बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, अच्छा स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, तो एम फेज से पहले पहले ट्यूबुलिन बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, तो G2 में क्या बनते हैं, ट्यूबुलिन। नाम से क्लियर है भाई, आप देख ही लो ना, स्पिंडल फाइबर कहाँ बनने हैं,
किसके लिए बनने हैं स्पिंडल फाइबर? कब बनने हैं? एम फेज में बनने हैं, सेल डिवीजन के लिए बनने हैं। वो पहले बन के रेडी कब हो जाने चाहिए? G2 में हो जाने चाहिए। समझ में आया? आप टेंट शादी वाले दिन लगाओगे या शादी से 2-3 दिन पहले लगाएंगे टेंट हम? है ना? तो पहले वाले स्टेज में तो होना चाहिए ना। इसमें क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। एनसीईआरटी ट्यूबुलिन का नाम नहीं लेती, क्या बोल रही है? प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन। देखो देखो देखो, मेरी क्यों सुन रहे हो? क्या लिख रहे हैं देखो ना, क्या लिख रही है? हो गया? टफ था? टफ था कुछ? दोबारा रिवीजन करें? आप चल बताते जाओगे, अब बताते जाओगे आप। इंटरफेस की पहली स्टेज कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? ये कौन सी सारी सारी? क्या इसमें कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की? इसके बाद कौन सी होती है? एम फेज। एम फेज की खुद की कितनी फेज होती हैं? 4? 2 होती हैं। कौन कौन सी हैं? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओगे कैरियोकाइनेसिस खुद कितनी फेज होती हैं? कौन सी है? प्रोफेज। इसके बाद कौन सी है? एंड टीलोफेज। इसके बाद कौन सी आ जाएगी? साइटोकाइनेसिस। इसके बाद सेल किस में एंटर कर जाएगी दोबारा से? G1 में एंटर कर जाएगी। G1 में एंटर करने से पहले कौन सी है? एम फेज है। अगर मैं पूछूं G1 के दोनों तरफ कौन कौन सी स्टेज है? M एंड S है या G2M है? M एंड S फेज है। ठीक है। G1 को कौन फॉलो करता है, S या M? G1 इज फॉलोड बाई G1 फॉलो, G1 फॉलोज। फॉलोज, फॉलोज का मतलब फॉलो करती है। M S फॉलोज G1, S इज फॉलोड बाई। मिस्टर क्लियर? अरे हिंदी, इंग्लिश मैन, इंग्लिश। वो इंग्लिश पूछ रहा है, वो जस्ट फॉलोज एंड फॉलोड बाई पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है। वो पता होना चाहिए अपने को। G1 के इवेंट क्या थे? बर्थ, नीट की तैयारी करना, डेथ। G1 के इवेंट तो यही है, बर्थ, नीट की तैयारी करनी, नीट की तैयारी करनी है, डेथ। ठीक है। तो G1 में क्या है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। मेटाबॉलिकली सब जगह एक्टिव है, सब जगह मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सब जगह एटीपी बनानी पड़ेगी अपने को, सब जगह एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट मोस्टली मेटाबॉलिक एक्टिव क्या बोलते हैं? G1 मानी जाती है, बट है सारी की सारी। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, सेल साइज कब बढ़ेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस होगी, डीएनए सिंथेसिस होगी? नो। डीएनए रिपेयर हो सकती है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली अगर हमको डीएनए डैमेज होता है, रिपेयर करना पड़ेगा ना जेनेटिक मटेरियल को, नहीं तो सेल कभी एस में जा ही नहीं पाएगी। यानी कि G1 से एस चेक पॉइंट कब बनता है? ये चेक पॉइंट है, ये वाला क्या है? ये चेक पॉइंट कौन सा है? G1 से एस चेक पॉइंट है। क्या इसको मेजर चेक पॉइंट बोल सकता हूं? इसमें सेल क्या डिसाइड करती है? कभी सेल डिवीजन, यानी कि डुप्लीकेशन से पहले पहले, डीएनए की डुप्लीकेशन से पहले पहले डीएनए परफेक्ट होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। डैमेज तो रिपेयर करो पहले, फिर एस फेज में जाएगी। एस फेज के अगर बीच में हो जाए तो सेल कैंसरस होने के चांसेस पूरे हैं। अगर ड्यूरिंग एस फेज अगर डीएनए डैमेज होता है तो या तो सेल साइकिल वहीं अरेस्ट हो जाएगा, या फिर सेल क्या हो जाएगी? कैंसरस हो सकती है, या फिर सेल डेड भी हो सकती है। तीनों सिनेरियो हो सकते हैं। यानी कि तीनों ही केस में सेल का फेट क्या है? अंधेरे में है। किस में है? अंधेरे में। यस और नो? इसी वजह से मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको? मेजर चेक पॉइंट। माइनर चेक पॉइंट कौन सा होता है?
G2 से M, माइनर कौन सा है? G2 से M वाला। S और G2 के बीच में कोई नहीं है, S फेज में गई सेल, G2 में फॉर श्योर जाएगी ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक या फिर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कब डिस्टर्ब होता है? भाई न्यूक्लियस बढ़ा नहीं, साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ रहा है, रेशियो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, किस में होगा? जीवन में होगा। एस में क्या होता है? डीएनए डबल होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, यस और नो? सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, यस और नो? किसमें? सेल कौन सी होनी चाहिए? एनिमल, प्लांट? प्रोकैरियोट में होगा कि नहीं होगा सेंट्रियोल डुप्लीकेट? सेंट्रियोल होते नहीं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में G1 S2 नाम की चीज ही नहीं होती। अरे प्रोकैरियोट में सेल साइकिल ही नहीं होता, G1 S G2 M। समझ में आया? उसमें जब माइटोसिस ही नहीं होती तो काहे का सेल साइकिल भाई? सुनिए माइटोसिस, उसमें ए माइटोसिस बोल सकते हैं हम उसको, माइटोसिस बोलते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं क्या? इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है इस फेज में? इस वाले में हो रही है? इस वाले में हो रही है? इस वाले में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है? ट्यूबुलिन सिंथेसिस, तीनों प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन किससे बनेंगे? आरएनए से। तीनों किस में आरएनए बन रहे हैं? यस। डीएनए किस किस में बन रहा है? G1 S G2 में किस में बन रहा है? ठीक है, तो G2 में क्या आप क्या लिखोगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा? यस, बिल्कुल ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल होंगे, प्लास्टिड होंगे डबल। ठीक है, इस केस में क्या बनेगा? वैक्यूल, ERG, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, लाइसोसोम सब किस में बढ़ेंगे? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स किस में बढ़ते हैं? G1 में। मोस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स किस में बढ़ते हैं? G2 में। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स सच एज सेंट्रियोल एस फेज में। कर लोगे? एक स्लाइड कितने नंबर की लग रही है? 16 नंबर की है कम से कम। बट जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उसमें एक इसमें आएगा सेल साइकिल में से, और एक इनके फॉलोअर्स में आएगा। 8 नंबर फॉर श्योर है, 8 नंबर फिक्स हो गए हैं, जाके स्टाम्प पे लगा लेना। जाके आगे बढ़े। हाँ, दैट्स इट, दैट्स गुड। कैरियोकाइनेसिस क्या है? ये क्या है? ठीक है, कुछ रह गया पॉइंट इसमें? सेल जीवन कर लिया, एस में डबल करने की बजाय वो जीवन में ही अरेस्ट हो जाए और जीवन ही प्रोलॉन्ग हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए बस। यानी कि जीवन से ही एग्जिट कर जाए। इमॉर्टल नहीं बोलते उसको। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, माइटोटिकली इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, कोमा नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, कोमा में सेल डिवाइड करती रहती है, वो कॉन्शियसनेस का खेल है, सेल डिवाइड करती रहती है, उसमें खेला चलता रहता है उधर। समझ में आया? किसकी? अगर हम मसल की बात करते हैं, मसल तो हमेशा जी नोट में रहती है। अगर हार्ट मसल की बात करें तो वो कभी दोबारा नहीं बनती हो, है ना। न्यूरॉन तो चांस ही नहीं है ना। नए न्यूरॉन बन सकते हैं बट न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करती। न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करती है। करनी चाहिए डिवाइड। 80 साल की, मान के चलो 20 साल की हमारी उम्र है अभी, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें 20 साल तक की भरी और उसने डिवाइड कर दिया, कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन? आप बताओ ना, कहाँ जाएगी? आधी इधर आधी इधर। आप याद करोगे यार 11वीं के क्लास की इन्फॉर्मेशन इधर चलेगी, 12वीं की इधर चलेगी, तो समस्या होगी यार। नीट तो सर फिर कर ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से फिर सेल आपके लिए इजी कर दिया। सेल ने आपके लिए क्या सोचा? डिवाइड ही नहीं करते। सेल कभी डिवाइड नहीं करती, न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं करती। कारण भी है, यस और नो? कारण भी है। मसल सेल भी नहीं करती,
बाकी बी सेल्स तब तक नहीं करती जब तक उसको एंटीजन नहीं मिल जाता, तब तक वो डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, आरबीसी डिवाइड करती है, आरबीसी डिवाइड करती है, न्यूक्लियस ही नहीं होता तो काहे की डिवाइड, जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है तो काहे का डिवाइड। वो हाईली डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अब इसके बाद उसको मरना है बस, 120 दिन बाद क्या हो जाती है, मर जाती है। और अपने को पता भी है ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसीज है ना, स्प्लीन है ना, बस यही तो पता है सर। चलो भाई थोड़ा सा मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं। जीवन में होता है ये एक क्रोमेटिड है, क्या ये, ठीक है, यानी कि 2 ही क्रोमेटिड है। 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 2c इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पर पेयर। हमारे पेयर में होते हैं ना क्रोमोसोम, कितने में होते हैं, पेयर में होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, कितने पेयर होते हैं, 23 है ना, यस और नो। तो यहां पे ये पहला पेयर है। फॉर एग्जांपल ये कौन सा पेयर है, फर्स्ट पेयर। कौन सा ये, फर्स्ट पेयर। अब ऐसे करके इसके पास कौन सा आएगा, एक सेकंड पेयर। और टोटल कितने होंगे ऐसे करके, तो बताओ पर पेयर क्रोमोसोम कितने हैं यहां पे, 2, और क्रोमेटिड भी कितने हैं, 2। ठीक है, तो पहली जो सेल होती है जीवन में होती है वो 2n होती है, और क्या बोलते हैं 2c होती है। अब जो एस फेज में क्या होगा, आप बताओगे एस फेज में क्या होगा, चलो जो नया बना उसको ना येलो से कर देते हैं, ये नया बन गया। सारे आपस में ऐसे करके जुड़े होते हैं, रबड़ जैसे प्रोटीन पे। वो जैसे मोमो का पैकेट नहीं, जो मोमो की चटनी वाला पैकेट वो ऐसे करके जुड़ा रहता है बहुत तेज से, वैसे कौन जुड़े रहते हैं आपस में, ये क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। मोमो की चटनी वाले पैकेट को आप खोलते हो कभी, नहीं, हिम्मत होती है खोलने की उसको, मोमो की चटनी वाले पैकेट को खोलने की हिम्मत होती है, नहीं होती। पीछे से क्या बोलते हैं, ये किया उस पैकेट को और ये लो बढ़िया सर्व कर दिया, मोमो की चटनी सर्व, यही होती है। जब मोमो की चटनी नहीं, आप क्या बोलते, पैकेट नहीं खोलते, सेंट्रोमियर को खोलना आसान है क्या। कितने क्रोमेटिड है यहाँ पे पर पेयर, यहाँ पे अब बताओ। अच्छा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, अभी जुड़े हुए हैं ना वो, अगर जुड़े हुए हैं तो क्रोमोसोम क्या होगा, वो एक ही होगा। तो आप बताओ 2n, यहाँ पे एस फेज में भी क्या अभी भी 2n है, बट क्रोमेटिड बताओ कितने बने, 1 2 3 4, तो सेल क्या हो जाएगी 4 से। किस में, एस में एंड एस में एंड, यस और नो। अब बताओ एम फेज में क्या होगा, एम फेज में 2n से सेल 2n ही रहेगी, क्यों, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। अब जैसे क्रोमेटिड सेपरेट होंगे अब वो फ्यूचर क्रोमोसोम कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, हाफ, 2c। ये एम फेज के बाद, एम फेज के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर एम फेज। ठीक है, और भी इजी कर देते हैं, और भी इजी कर देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। G1S G2 एंड ये M, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अब फोकस रखना है, उधर बाहर नहीं देखना है, वो मेल मिलाप भर्त मिलाप होता रहेगा, इट्स ओके, ठीक है। उधर से 4 नंबर आ जाएंगे तो उधर देख सकते हो, यही तो डाइवर्ट है, यही तो सीखना है, यही तो डिस्ट्रैक्शन है, समझ में। जीवन में क्या है, 2n था या 2c था,
कहीं भी नंबर चेंज नहीं होते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आधे हो गए तो फिर माइटोसिस थोड़ी हुआ, वो क्या हो गया, मियोसिस। तो फिर आधा आधा होता क्या है फिर, और डबल क्या होता है, क्रोमेटिड डेवलप होता है, क्रोमेटिड, ठीक है, और वापस फिर से 2C, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। और भी इजी करें इसको, और भी इजी करें क्या, हैं, 2 2 2 4 2 4, बस क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलो मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री, 2C 2N, जहां से डर लगता है, खौफ लगता है। क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। एक सेल है, एक प्लांट की रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल है, रूट कॉर्टेक्स सेल कर लो, छोड़ो, है ना, या फिर मेरिस्टेम ही डिवाइड करती है तो मेरिस्टेम कर लेते हैं, कॉर्टेक्स डिवाइड नहीं करती है। रूट एपिकल मेरिस्टेम है एक प्लांट की, उसमें 20 क्रोमेटिड है। टोटल कितने क्रोमेटिड है, 20। आफ्टर एस फेज कितने होंगे, क्रोमोसोम कितने होंगे, 8। अच्छा, आफ्टर G2 कितने होंगे। एक सेल है जिसके अंदर 20 क्रोमेटिड हैं, ठीक है, इन G1 फेज, ओके। एस फेज में, G2 फेज के एंड में, एंड ऑफ लिख देता हूं, चलो मैं क्लैरिफाई करने के लिए। आपको बताना है नंबर ऑफ क्रोमेटिड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर से वही चीज, नंबर ऑफ क्रोमेटिड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे किसकी वैल्यू दी है उसने, C की वैल्यू दी है। 2C इज इक्वल टू 2C इज इक्वल टू 20 दिए है, यानी कि मैंने टोटल क्रोमेटिड बोले हैं, और G1 में टोटल क्रोमेटिड कितने होते हैं, 2C, तो 2C इज इक्वल टू 20, एंड इसमें कितने होंगे, 4C, कितने होंगे, 40, एंड ऑफ G2 के में कितने होंगे, 40, एंड ऑफ M फेज में कितने होंगे। ये तो क्रोमेटिड की बात हो गई। N याद करने की जरूरत नहीं है, माइटोसिस है, कितने होंगे, N की वैल्यू कितनी है, यहां पे 2N की वैल्यू भी कितनी रहेगी, कैसे बोलोगे भाई, जब 2N की वैल्यू 20 है तो 2C की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 20, और 2C की वैल्यू कितनी है 20, तो 2N की वैल्यू कितनी रहेगी, सब में, चाहे G1 हो, चाहे S हो, G2 चाहे M हो, सब में क्या रहेगी 20। फॉर्मूला बता दिया मैंने, क्या फॉर्मूला बताओगे, 2 4 4 2, बाकी क्या है 2 2 2 2, इतना कर सकते हो। एस में टेट्राड बन जाते हैं ना, 4 बन जाते हैं, 4C बन जाते हैं, 4C। G1 में जो है वैल्यू 2C इज इक्वल टू 2N इज इक्वल टू जो उसने वैल्यू दे दी, ठीक है। एक सेल है, चलो बताओ, ऐसे नहीं, अभी है 1 मिनट है अभी। एक सेल है, लिखो लिखो फटाफट लिखो फटाफट। एक सेल है जिसमें एस फेज के बाद डीएनए अमाउंट है 40 पिकोग्राम। डीएनए अमाउंट कितना है 40 पिकोग्राम,
तो आपको ये बताना है कि एम फेज के जो रिजल्ट हैं, यानी कि जो एम फेज का रिजल्ट है, हर एक सेल में कितना डीएनए अमाउंट जाएगा। यानी कि डीएनए अमाउंट को 4C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 4C इज इक्वल टू 40 पिकोग्राम, तो एम फेज का रिजल्ट क्या होना चाहिए 2C, तो क्या हो जाएगा 20। टफ था, इजी था, बस हो गया। जाओ जी लो अपनी सिमरन, अपनी जिंदगी जाओ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू स्लाइड है। अच्छा थैंक यू स्लाइड भी लिखती है, ठीक है, थैंक यू।